वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। आप यहाँ ये जो आकृति देख रहे हैं, इस आकृति को हम कहते हैं वृत्त या सर्कल। इस सर्कल या वृत्त की सामान्य जानकारी हमें होना बहुत आवश्यक है और बहुत ज्यादा आवश्यक है। बहुत ज्यादा क्यों आवश्यक है? क्योंकि क्लास 9th के 2-3 चैप्टर और क्लास 10th के 3 चैप्टर पूरी तरह से सर्कल पर डिपेंडेंट है, सर्कल पर आधारित है। यानी अगर हम वृत्त की जानकारी नहीं रखेंगे तो वो 3 चैप्टर क्लास 9th के और वो 3 चैप्टर क्लास 10th के हम नहीं समझ सकते। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि सर्कल के बारे में इसकी सामान्य जानकारी हम सबको होनी चाहिए। तो आज हम हमारा जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो यही है कि सर्कल की सामान्य जानकारी क्या है, जो क्लास 9th और क्लास 10th दोनों के लिए ही समेकित रूप से बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि सर्कल क्या होता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। सर्कल, सर्कल किसे कहते हैं, क्या होता है वृत्त, क्या होती है वृत्त की परिभाषा, इसी डेफिनेशन को हम समझते हैं। एक बिंदु लेते हैं हम O और इस बिंदु को फिक्स कर लेते हैं। यह बिंदु फिक्स है, ना हिलेगा ना डुलेगा। तो इस बिंदु से 2 सेंटीमीटर की दूरी, यह दूरी हम अपने हिसाब से फिक्स करते हैं। 2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक और बिंदु ले लेते हैं P। इस बिंदु से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या एक ही बिंदु होगा? जी नहीं, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर और भी बिंदु हो सकते हैं। और भी बहुत सारे बिंदु हैं जो 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हो सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे बिंदु अगर हम लें जो कि इस बिंदु O से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, तो इन सभी बिंदुओं को मिलाने पर हमें जो शेप प्राप्त होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। और यही शेप आप यहां देख रहे हैं, यही आकृति देख रहे हैं कि एक बिंदु O से निश्चित दूरी पर, यह दूरी कितनी भी हो सकती है, हमने यहां 2 सेंटीमीटर लिए, यह दूरी 3 सेंटीमीटर हो सकती है, 4 सेंटीमीटर हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। एक निश्चित बिंदु से फिक्स दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का बिंदु पथ, ये इन बिंदुओं का पथ है, यानी कि रास्ता है जो इन सभी बिंदुओं के मिलने पर बन रहा है। तो निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है, सर्कल कहलाता है। तो ये जो फिक्स बिंदु है, उस फिक्स बिंदु को हम कहते हैं वृत्त का केंद्र। क्या कहते हैं? वृत्त का केंद्र। और ये जो दूरी है, इस बिंदु से जो हमने दूरी फिक्स की है, उस दूरी को हम कहते हैं त्रिज्या। जी हां, त्रिज्या या फिर रेडियस। इंग्लिश में आप इसे रेडियस कहेंगे, हिंदी में आप इसे त्रिज्या कहेंगे। तो निश्चित बिंदु तो कहलाता है उस वृत्त का केंद्र, और ये जो निश्चित दूरी है उसे हम कहते हैं वृत्त की त्रिज्या। एक चीज और देखिए, इसके अलावा ये जो पथ है, ये जो पथ है उन बिंदुओं का जिसे हम वृत्त कह रहे हैं, जी हां, इसे हम वृत्त कहते हैं। और इस वृत्त को, यानी कि इसकी इस लंबाई को हम कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं? परिधि। जी हां, यही वाली परिधि। तो ये जो हमारा वृत्त है, इस वृत्त का O तो हो गया केंद्र, और ये जो लाइन है, यानी कि रेखा है, लाइन सेगमेंट है एक OP, इसे हम कहेंगे वृत्त की त्रिज्या, और ये कहलाएगी इस वृत्त की परिधि। क्लियर है? तो ये हमारे वृत्त की बेसिक कंपोनेंट्स, यानी बेसिक अवयव हमारे वृत्त के हो गए हैं। तो देखिए और कौन कौन सी चीजें होती है हमारे वृत्त में। इससे पहले मैं इसे कर देता हूं इरेज, और बाकी चीजों को लेते हैं। देखिए, अगर इस वृत्त में कोई 2 बिंदु ले लिए जाएं, ये वृत्त पर हमने बिंदु लिया A और ये वृत्त के ऊपर हमने बिंदु लिया B। इन 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, अगर इन दोनों बिंदुओं को ये एक लाइन मिलाती है, तो इस लाइन सेगमेंट को हम कहेंगे जीवा। जी हां, इसे हम कहते हैं जीवा, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है चॉर्ड। ओके, तो ए भी हमारे इस वृत्त का चौड़ है, इस वृत्त की जीवा है। क्या एक वृत्त में एक ही जीवा हो सकती है? जी नहीं, एक वृत्त में बहुत सारी जीवाएं हो सकती है। जीवा वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। अगर ये हमारा बिंदु है C और ये हमारा बिंदु है D, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, लाइन सेगमेंट क्या कहलाएगा? चौड़, यानी कि जीवा कहलाएगा। तो एक वृत्त में बहुत सारी जीवाएं खींची जा सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये भी एक जीवा खींच देता हूं, ये भी एक जीवा है, ये भी एक जीवा है,
ये भी एक जीवा है। तो ऐसी बहुत सारी जीवाएं एक वृत्त में खींची जा सकती है। तो आपको ये तो स्पष्ट हो गया होगा कि एक वृत्त में अनंत जीवाएं खींची जा सकती है। अच्छा, एक चीज और रह रही है, मुझे ये बताइए क्या वृत्त में त्रिज्या एक ही होती है? जी नहीं, वृत्त में एक नहीं, वृत्त में बहुत सारी त्रिज्याएं हैं, क्योंकि वृत्त की परिधि पर जितने भी बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं को केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। तो इस केंद्र को परिधि के किसी भी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाएगा? त्रिज्या। और परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाएगा? जीवा। बिल्कुल। लीजिए एक और सर्किल लेते हैं और समझते हैं कुछ और। ये लीजिए, हमने एक वृत्त और ले लिया, ये इसका केंद्र है। अब एक चीज देखिए, आपने यहां देखा कि वृत्त में बहुत सारी त्रिज्याएं यानी कि अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती है और वृत्त में अनंत जीवाएं भी खींची जा सकती है। अब एक चीज तो तय है कि वृत्त की सभी त्रिज्याएं लंबाई में समान होगी। क्यों? क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी सभी त्रिज्याएं हैं। ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। हमने परिभाषा में इस चीज को स्पष्ट कर लिया कि निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर, यानी वो दूरी कभी बदलेगी नहीं, एक समान होगी, निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पर वृत्त कहलाता है और उस निश्चित दूरी को हम कहते हैं त्रिज्या। इसलिए एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं लंबाई में समान होती है। ये चीज हम अच्छे से जान चुके हैं। हम देख रहे हैं जीवाओं को, क्या सभी जीवाएं समान होती है? जी नहीं। आप देख रहे हैं ये ए और बी दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा है और ये CD भी जीवा है। तो ये जीवाएं लंबाई में समान नहीं हो सकती। देखिए मैं और स्पष्ट कर देता हूं आपको। ये एक जीवा हम लेते हैं, ये एक जीवा हम लेते हैं, ये एक और जीवा हम लेते हैं। आप क्या देख रहे हैं? आप ये देख रहे हैं कि जीवाएं लंबाई में बढ़ती जा रही हैं। अगर मैं इन्हें और खींचता हूं तो ये जीवाएं कुछ इस प्रकार से भी मिलेंगी। और अब देखिए, यहां से हमने जीवा खींचना शुरू किया तो यहां तक जीवा की लंबाई बढ़ती जा रही थी और अब जीवा की लंबाई क्या हो रही है? आप खुद देखिए, लंबी हो रही है जीवा या छोटी हो रही है? अब जीवा की लंबाई कम होती जा रही है। यानी कि यहां से जब हमने जीवा शुरू की तो यहां इस केंद्र से जो गुजरने वाली जीवा होगी वो हमारे वृत्त की सबसे लंबी जीवा होगी या नहीं होगी? क्लियर है? इस केंद्र से जो जीवा गुजर रही है वही हमारे वृत्त की सबसे लंबी जीवा है, क्योंकि इससे अगर इधर चलते हैं तो जीवा छोटी होने लग गई और अगर इधर चलते हैं तो भी जीवाएं छोटी होने लग गई। यानी वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है और इस लंबी जीवा को कहते हैं हम व्यास। जी हां, व्यास यानी डायामीटर। तो ये होता है हमारे सर्कल का डायामीटर, ये होता है हमारे सर्कल का व्यास। तो देखिए, ये जो व्यास आप देख रहे हैं ये त्रिज्या का दोगुना है कि नहीं? क्योंकि ये केंद्र है और ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या है। हाँ, त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं त्रिज्या को। चाहे ऐसे लिखिए चाहे आप ऐसे लिख दीजिए। तो जो स्मॉल r है, छोटा r है, उससे त्रिज्या को प्रदर्शित किया जाता है। क्यों? क्योंकि त्रिज्या को इंग्लिश में कहते हैं रेडियस। ओके, अब आप यहां देखिए कि ये जो r प्लस r है, यानी कि इधर से भी ये त्रिज्या है और इधर से भी ये त्रिज्या है और यहां पर ये टोटल मिलकर क्या कहला रहा है? व्यास। तो व्यास जो होता है वो 2r के बराबर होता है, यानी त्रिज्या का दोगुना होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो व्यास है वो त्रिज्या का दोगुना होता है और जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है? व्यास की आधी होती है। यानी अगर व्यास को आधा कर दिया जाए तो वो त्रिज्या और अगर त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो वो व्यास है। एक प्रश्न और है मेरा आपसे, आप बताइए एक वृत्त में कितने व्यास होते हैं? एक? जी हाँ, ये एक, बाकी तो व्यास नहीं हो सकते। गलत जवाब, एक नहीं। देखिए कितने होते हैं। ये एक वृत्त है, ये हमने एक वृत्त लिया और ये इस वृत्त का केंद्र है, ये इस वृत्त का व्यास है, ये व्यास है, ये व्यास है, ये भी 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 व्यास है। तो एक वृत्त में कितने व्यास खींचे जा सकते हैं? बताइए ना। एक? जी नहीं, बहुत सारे अनंत व्यास खींचे जा सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कहीं आप गलती से ये कह दें कि एक वृत्त में एक ही व्यास होता है क्योंकि बाकी जीवाएं तो केंद्र से गुजरती ही नहीं है। जी हाँ, केंद्र से बहुत सारी जीवाएं गुजरती है, डायरेक्शन चेंज करने की आवश्यकता होती है। केवल समांतर जीवाएं हैं तब एक व्यास हो सकता है। लीजिए, मैंने कुछ वृत्त आपके लिए बना लिए हैं ताकि आपको शेप बिल्कुल सही नजर आए। ये सभी वृत्त हैं और अभी हमने बात की कि
व्यास वृत्त में अनेक होते हैं, बहुत सारे होते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए कि व्यास भी वृत्त की एक जीवा है। अगर एक जीवा वृत्त में खींची जाती है, जैसे मान लीजिए मैंने ये जीवा ए बी खींच दी, तो आप यहां देख रहे हैं कि वृत्त के दो पार्ट हो गए। दो पार्ट कैसे हुए? एक टुकड़ा तो ये ऊपर वाला और एक टुकड़ा ये नीचे वाला, यानी कि हमारी जीवा इस वृत्त को दो भागों में बांटती है। अगर मैं इस वृत्त को जीवा के अनुसार कट करता हूं तो दो वृत्त के टुकड़े मुझे प्राप्त होते हैं और इन टुकड़ों को हम कहते हैं खंड। क्या कहते हैं? खंड, और इंग्लिश में आप सेगमेंट कह सकते हैं। तो ये जो खंड है ये कहलाएंगे वृत्त खंड। क्यों? क्योंकि ये वृत्त के टुकड़े हैं ना, इसलिए हम इसको कहेंगे वृत्त खंड, और ये भी एक वृत्त खंड है। तो ये जो वृत्त खंड है वो बड़ा है, दिख रहा है, ये बड़ा है, इसलिए इसको हम दीर्घ वृत्त खंड कहेंगे, और इसे हम क्या कहेंगे? लघु वृत्त खंड। दोनों ही वृत्त खंड है, वो बड़ा है इसलिए दीर्घ है और ये छोटा है इसलिए लघु वृत्त खंड है। तो जब भी एक वृत्त को जीवा के अनुदिश काटा जाता है तो दो वृत्तखंड हमें प्राप्त होते हैं। अब कुछ समय बाद हमारे गणितज्ञों ने वृत्त को काटने का एक दूसरा तरीका और देख लिया। क्या देखा वो दूसरा तरीका? उन्होंने क्या किया, इस वृत्त को त्रिज्याओं के अनुदिश काटा, यानी ये त्रिज्या और ये त्रिज्या। तो इस तरह से उन्होंने जब इस वृत्त को काटा, मतलब इधर से कट किया और इधर से कट किया, तो भी वृत्त के दो टुकड़े हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? और उन दोनों टुकड़ों को भी खंड ही कहेंगे, अलग अलग थोड़ी कहेंगे, शब्द तो एक ही है। ये भी वृत्त खंड और ये भी वृत्त खंड, ये तो नाइंसाफी होगी, थोड़ा तो अलग होना चाहिए ना उन्हें। जी हाँ, उन्होंने इसे अलग किया क्योंकि वृत्तखंड हमने जीवा के अनुदिश टुकड़े करने को कह दिया, तो जो त्रिज्या के अनुदिश हमने टुकड़े किए उन टुकड़ों को कहा गया क्या? त्रिज्य खंड। क्योंकि हमने त्रिज्या के अनुदिश टुकड़े किए इसलिए उन टुकड़ों को त्रिज्य खंड कह दिया। अब ये त्रिज्य खंड हमें यहाँ दो प्राप्त होते हैं, क्योंकि जब भी हम वृत्त के टुकड़े कर रहे हैं तो हमें दो वृत्त के टुकड़े प्राप्त होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। तो ये जो बड़ा वाला टुकड़ा है ये तो कहलाएगा दीर्घ त्रिज्य खंड। क्या कहलाएगा? दीर्घ त्रिज्य खंड। और ये जो छोटा वाला टुकड़ा है वो क्या कहलाएगा? लघु त्रिज्य खंड। तो इस तरह से वृत्त के टुकड़े दो तरह से संभव हैं। ये हमारे इस वृत्त का एक त्रिज्य खंड है और ये हमारे इस वृत्त का एक वृत्त खंड है। ये भी वृत्त खंड है, इसे भी हम अलग तरीके से शो कर सकते हैं, दोनों आपको अलग शो हो जाए इसलिए मैंने लाइन खींच के अलग कर दिया है। ठीक है, तो वृत्त के टुकड़े दो तरह से संभव है। जीवा के अनुदिश अगर वृत्त के टुकड़े किए जाते हैं तो वो दोनों टुकड़े वृत्त खंड कहलाते हैं, और अगर त्रिज्या के अनुदिश टुकड़े किए जाते हैं तो वो दोनों टुकड़े त्रिज्य खंड कहलाते हैं। अच्छा, क्या एक वृत्त के टुकड़े जीवा और त्रिज्य खंड से ही संभव है? देखिए, ये हमारे पास एक वृत्त है जिसमें मैं इस वृत्त की परिधि के दो टुकड़े करता हूं, यानी कि परिधि का एक टुकड़ा तो हो गया ये और एक टुकड़ा हो गया ये। तो ये जो दोनों टुकड़े हैं वो क्या कहलाएंगे? ये कहलाते हैं चाप। जी हाँ, इन्हें हम कहते हैं चाप। तो यहां दो चाप आपको मिल रहे हैं, एक चाप ये रहा और एक चाप ये रहा। ये लघु चाप कहलाएगा और ये दीर्घ चाप कहलाएगा। एक ही जैसी चीज चल रही है। अगर जीवा के अनुदिश टुकड़े किए तो दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड आपको प्राप्त होता है। त्रिज्या के अनुदिश आपने टुकड़े किए तो आपको दीर्घ त्रिज्य खंड और लघु त्रिज्य खंड प्राप्त होता है। अगर हमने एक जो हमारी वृत्त की परिधि है उसके टुकड़े किए तो परिधि के टुकड़े को हम चाप कहते हैं। जब भी आप इस तरह से कुछ घुमाते हैं तो एक परिधि का हिस्सा है, यानी जब भी आपने एक तरह से सर्किल सा बनाने की कोशिश की है तो ये एक परिधि का हिस्सा है, इसलिए हम इसे चाप कहते हैं। और आपकी एक्सरसाइज यानी कौन सी 14 जिसमें आप रचनाएं करते हैं वहां आपने बहुत सारे चाप काटे हैं, वो सभी चाप एक वृत्त की परिधि का टुकड़ा होता है, इसलिए परिधि के टुकड़े को हम क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। और एक वृत्त में दो चाप होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। लेकिन एक बात आप मुझे बताइए, यदि एक वृत्त के दोनों चाप समान हो, क्या हो? दोनों ही चाप समान हो तो क्या कहलाएंगे? जी हाँ, दोनों समान चाप हैं। अगर मान लीजिए ये वाला चाप और ये वाला चाप बिल्कुल बराबर है, ऊपर वाला चाप ये और नीचे वाला चाप ये दोनों ही चाप अगर बिल्कुल बराबर हैं तो ये चाप क्या कहलाएंगे? चाप तो हैं लेकिन स्पेशल नाम इनका एक मिल जाएगा इनको कि ये अर्धवृत्त कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अर्धवृत्त। आप जानते हैं अर्ध यानी आधा वृत्त, तो ये आधा वृत्त हो गया और वो भी आधा वृत्त हो गया। यदि एक वृत्त के दोनों चाप समान हो तो वो दोनों टुकड़े अर्धवृत्त कहलाते हैं। क्लियर है? आप यहां एक चीज और देख सकते हैं कि अगर व्यास
के अनुदिश एक वृत्त को काटा जाता है तो भी हमें अर्धवृत्त प्राप्त होता है, क्योंकि ये जो जीवा है, ये जो वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा है, इस वृत्त को दो समान भागों में बांटती है और ये दोनों समान भाग क्या कहलाते हैं? अर्धवृत्त कहलाते हैं। अब हम कुछ और जानकारियां लेते हैं। देखिए, अगर एक समतल पर, जैसे कि ये हमारा बोर्ड एक समतल है, इस समतल पर हमने यहाँ दो वृत्त खींचे हुए हैं, तो पहली बात ये हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि इस समतल पर जब हमने एक वृत्त खींचा तो इस समतल के कितने हिस्से हो गए? आप बताइए। दो। चलो ठीक है, हम बताते हैं आपको। ये तो वृत्त के अंदर का हिस्सा जिसे हम अभ्यंतर कहेंगे। क्या कहेंगे? अभ्यंतर, जिसे हम इंटीरियर कह सकते हैं, अभ्यंतर कह सकते हैं। और एक वृत्त के बाहर का हिस्सा जिसे हम बाह्य भाग कहते हैं, या फिर हम कहते हैं बाहरी भाग। आप कुछ भी कह लीजिए, बाहरी भाग यानी वृत्त के बाहर का हिस्सा। अच्छा, तीसरा हिस्सा भी है इस वृत्त के ऊपर। या तो कोई चीज इस वृत्त के अंदर हो सकती है, या कोई चीज इस वृत्त के बाहर हो सकती है, और या फिर कोई चीज इस वृत्त पर हो सकती है, ऑन द सर्किल। ओके, देखिए, एक वृत्त खींचने पर एक समतल के तीन हिस्से होते हैं। तीन हिस्से कौन से? अभ्यंतर, बाहरी और वृत्त पर या फिर परिधि पर, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हमारे वृत्त के तीन हिस्से होते हैं, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन द सर्किल। अब हम चलते हैं आगे। ये हमारे एक वृत्त का केंद्र है और यहां पर हमने एक वृत्त खींच दिया। अच्छा, इसी केंद्र को केंद्र मानकर हम एक और वृत्त खींच दें जिसकी त्रिज्या इससे बड़ी हो। इसी केंद्र को केंद्र मानकर हम एक और वृत्त खींच दें जिसकी त्रिज्या इससे भी बड़ी हो, और इसी वृत्त के केंद्र को केंद्र मानकर हम एक और वृत्त खींच दें जिसकी त्रिज्या इन सभी वृत्तों से और अधिक हो। और इस तरह के बहुत सारे वृत्त खींचे जा सकते हैं। इन सभी वृत्तों को कहा जाता है सकेंद्रीय वृत्त। क्या कहते हैं? सकेंद्रीय वृत्त। तो ये सारे वृत्त हमारे सकेंद्रीय वृत्त होते हैं। अच्छा, सकेंद्रीय वृत्त के अलावा भी कोई चीज हमारी बच गई क्या? ध्यान दीजिए, जब भी आप सकेंद्रीय वृत्त बनाते हैं तो एक ये वाला पोर्शन देखिए, और ऐसी शेप आपको कौन सी नजर आती है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इसकी। अगर मैं ये बीच के पार्ट्स हटा दूं, बीच के सारे पार्ट्स हटा दूं, तो ये शेप आपको कैसी नजर आ रही है? क्या ये आपको एक चूड़ी या फिर वलय जैसी चीज नजर नहीं आ रही है? इसे हम वलय कहते हैं। क्या कहते हैं? वलय, यानी कि रिंग। ठीक है, इसे हम वलय या रिंग कहते हैं। तो ये जो आप आकृति देख रहे हैं, ये हमारी वलय या रिंग कहलाती है। अब आप देखिए कि आपने अब तक सर्कल के बारे में जो भी चीजें देखी, उनमें और एक दो चीज बच रही है जो मैं आपको बता दूं। इस वृत्त की ये जो बाउंड्री है, जिसे आपने परिधि कहा है, इसे हम वृत्त का परिमाप भी कहते हैं। ये हमारे वृत्त का परिमाप होता है। परिमाप क्या होती है? किसी भी आकृति की बाउंड्री की जो टोटल लंबाई होती है, वही तो परिमाप होती है। तो हमारे इस वृत्त का परिमाप क्या है? इस वृत्त का परिमाप हमारा इस वृत्त की परिधि ही होती है। और वो परिधि क्या होती है? वो होती है 2πr। क्या होती है? 2πr। और इस वृत्त का एरिया यानी कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल वो हिस्सा जो बिल्कुल सेंटर का है, ये सारा हिस्सा आपका क्षेत्रफल कहलाता है। और ये कितना होता है? πr²। आप यहां देख रहे हैं, एक तो पाई है हमारे पास और एक आर है। ये आर इस वृत्त की त्रिज्या है। त्रिज्या आपने अभी देखी थी, केंद्र से परिधि को मिलाने वाला रेखाखंड हमारी वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। तो ये जो बाउंड्री की लंबाई है, केवल बाउंड्री की लंबाई, उसे तो हम वृत्त का परिमाप कहते हैं या परिधि कहते हैं, जो कि 2πr होता है। और ये जो बीच का सारा एरिया है, क्षेत्रफल है, जो कि πr² होता है। अब यहाँ ये पाई क्या है? तो देखिए, ये पाई होता है हमारा, ध्यान दीजिए जरा, यहां पर स्पष्ट कर दूं मैं आपको। आपने देखा कि जो परिधि है वो बराबर होती है 2πr के। अगर मैं 2 और r को इधर ले आऊं, यानी कि यहां आ जाए आपका 2r, तो यहां क्या बचा? केवल पाई बचेगा। यानी ये पाई बराबर होता है आपकी परिधि और व्यास के अनुपात के। तो हमारी परिधि और व्यास का जो अनुपात है, यहां आप एक सर्कल देख रहे हैं और ये इसका व्यास है और ये इसकी परिधि है। तो परिधि की जो भी लंबाई है, अगर आप उसमें इस व्यास की लंबाई का भाग देंगे तो निश्चित रूप से आपको पाई का मान मिलेगा, जो कि एक कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। और वो पाई का मान हमेशा कितना होता है? या तो हम कहते हैं 22/7 होता है, और या हम कहते हैं 3.14 होता है।
यही मान लिया जाता है, जो कि पाई का एक सन्निकटन मान है, यानी निकटस्थ मान है, बिल्कुल करीब वाला मान है जिसे हम यूज करते हैं और एक मान्य मान है। वैसे अगर आपने आपके चैप्टर्स में यानी कि शुरुआत के चैप्टर्स में देखा तो पाई एक रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, तो ये भी आप जानते होंगे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई के ये जो दो मान हम यूज लेते हैं, ये निकटस्थ मान है, सन्निकटन किए हुए मान है जो कि हमारे यूज में आते हैं, ये परिमेय होते हैं। तो ये बातें आप सब जानते हैं। अब आप आइए इस वलय पर कि आपने वृत्त की परिधि यानी वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल तो देख लिया, लेकिन इस वलय का यानी कि रिंग का क्षेत्रफल क्या होगा। आप यहां देख रहे हैं कि ये परिबद्ध क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र हमें निकालना है, और ऐसे सवाल आपके पास आएंगे कि एक वृत्ताकार पार्क है जिसमें हमने टहलने के लिए एक रास्ता बनाया है, इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, इस रास्ते का एरिया क्या होगा, तो वो भी हमें निकालना पड़ेगा, वो भी एक वलय होती है। तो वलय का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो ध्यान दीजिए। ये वृत्त का केंद्र है, मैं इसे मिटा देता हूं, ये वृत्त का केंद्र है, और ये छोटा वाला वृत्त है जिसकी त्रिज्या हो गई r, और इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या जो कौन सी है, ये बड़ी वाली त्रिज्या है, इसे कह देते हैं कैपिटल R। तो इस वलय का क्षेत्रफल क्या होगा कि आप इस बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से, क्योंकि इस बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या हुआ, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, इसमें से आप छोटे वाले वृत्त का यानी कि इस अंदर वाले पोर्शन का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो ये रिंग ही तो बचेगी। ये लीजिए, मैंने अंदर वाले क्षेत्र का यानी क्षेत्रफल यानी अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दिया, तो मेरे पास जो एरिया आएगा वो आएगा वलय का क्षेत्रफल, इस रिंग का एरिया। और यहां हम देख रहे हैं कि पाई कॉमन है, तो हम पाई को कॉमन ले सकते हैं, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हमारे इस वलय का क्षेत्रफल हो गया, इस पार्क में इस रास्ते का क्षेत्रफल हो गया। तो इस तरह के जो भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ये सारे प्रश्न आप बता सकते हैं, इनको हल कर सकते हैं। तो ये जो जानकारी हमने वृत्त के बारे में अभी तक प्राप्त की है, ये सारी जानकारी क्लास 6 to 8 तक आप पहले भी प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन 9th और 10th में आने के बाद भी हमें ये जानकारी याद नहीं रहती, पिछली कक्षाओं की थी, भूल गए होते हैं। तो इस जानकारी को याद रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपके 9th और 10th के टोटल मिलाकर करीबन 6 चैप्टर इस सर्कल पर डिपेंड करते हैं, वृत्त पर डिपेंड करते हैं, इसलिए इनकी जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आज क्या सीखा। वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं, और वृत्त की परिधि पर अगर दो बिंदु हों तो उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उस वृत्त की जीवा या चौड़ कहलाता है। एक वृत्त को अगर जीवा के अनुदिश काटा जाता है तो उसके टुकड़ों को वृत्तखंड कहा जाता है, और एक वृत्त को अगर त्रिज्या के अनुदिश काटा जाता है तो उसके टुकड़ों को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। एक वृत्त की परिधि के टुकड़े को यानी परिधि का जो टुकड़ा होता है उसे हम चाप कहते हैं, और वृत्त की सबसे लंबी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। एक वृत्त में बहुत सारी जीवाएं खींची जा सकती है और बहुत सारे व्यास भी खींचे जा सकते हैं। व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, क्योंकि केंद्र से ये दूरी r और ये दूरी r, इसलिए व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है और त्रिज्या व्यास की आधी होती है। एक वृत्त में बहुत सारी त्रिज्याएं खींची जा सकती है और वो सभी त्रिज्याएं लंबाई में समान होती है। अब जो बात आप 10th में या 9th में सीखेंगे वो हम उसके चैप्टर के अनुसार लेंगे। यहाँ हमने बेसिक जानकारी सारी ले ली है। आपको कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी ये जानकारी दीजिए। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।